नमस्कार व्यूअर्स, मेरा नाम है दिवाकर और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है क्रॉस द स्काई। कुंडली फॉर बिगनर सीरीज का ये 12th वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम राहु केतु की एग्जिस्टेंस या फिर अपीयरेंस के बारे में बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को मिस ना करें। इस साइड बॉटम में आपको एक लाल बटन नजर आएगा जिस पे सब्सक्राइब लिखा है, तो प्लीज़ उस पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। राहु केतु जो है ये मिस्टीरियस प्लैनेट्स है या फिर हेवनली बॉडीज हैं। इन दोनों के अलावा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जितने भी प्लैनेट्स हैं या फिर हेवनली बॉडीज हैं उनको हम फिजिकली देख सकते हैं अगर हमको पता हो कि वो किस डायरेक्शन में है। तो टेलीस्कोप की मदद से हम उनके फिजिकल अपीयरेंस को आराम से देख सकते हैं। लेकिन जो ये चीज़ है राहु केतु के लिए पॉसिबल नहीं है। इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि राहु केतु का बर्थ मतलब जन्म या फिर इनकी एग्जिस्टेंस अपीयरेंस कैसे हुई, और अगर हमको इनको आसमान में देखना हो, इनकी पोजीशंस को चेक करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं वो। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तो है माइथोलॉजिकल स्टोरी जिसके थ्रू मैं आपको समझा सकता हूँ कि राहु और केतु का जन्म कैसे हुआ, और दूसरा साइंटिफिक तरीका है। वो दो पॉइंट्स जिनको हम राहु और केतु कंसिडर करते हैं स्पेस के अंदर या फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो पहले मैं आपको माइथोलॉजिकल स्टोरी समझाता हूँ। जब असुर और देव धरती पे आए थे तो उन्होंने समुद्र का मंथन करना शुरू कर दिया था, और मंथन से पहले ये चीज डिसाइड हुई थी जो भी चीज समुद्र से मिलेगी वो ये दोनों आपस में बराबर बराबर बांटेंगे। तो जो सबसे पहली चीज निकली थी मंथन के टाइम वो था विष, जिसको शिवजी ने अपने कंठ में रख लिया था। उसके बाद जो दूसरी चीज निकली थी वो निकला था अमृत। उसको हम इमोर्टैलिटी का नेक्टर भी बोल सकते हैं या फिर अमर करने वाला अमृत भी कह सकते हैं। तो देव और असुरों के बीच में इस चीज को लेकर झगड़ा शुरू हो गया था कि पहले कौन पिएगा, क्योंकि दोनों में से हर एक को ये डर था कि जो भी शुरुआत करेगा शायद वही पॉपुलेशन या फिर देव ही सारे उस नेक्टर को खत्म कर देंगे। अगर असुरों से शुरू हो जाएगा तो असुर ही उस नेक्टर को या फिर जो अमृत है उसको खत्म कर देंगे। तो उसी टाइम विष्णु भगवान मोहिनी का रूप लेके प्रकट होते हैं। उनकी सुंदरता को देख के जितने भी दैत्य होते हैं या फिर जो असुर होते हैं वो इतने मोहित हो जाते हैं कि वो भूल ही जाते हैं कि वो यहाँ पर किस चीज के लिए आए थे, देवों के साथ डिस्कशन करने के लिए। तो मोहिनी ये डिसाइड करती है कि हम देवों के साथ इस अमृत को बांटना शुरू करते हैं, और उस अमृत की एक एक बूंद हर देव की जीभ पे डाली जाएगी ताकि वो अमर हो सके। तो उन दैत्यों में या फिर असुरों में एक असुर था जो बहुत ज्यादा अक्लमंद था और दूरदर्शी था। उसका नाम था स्वर भानु। अब वो क्या करता है, वो अपना गेटअप चेंज करके या फिर मतलब अपना भेष बदल के वो सूर्यदेव और चंद्रदेव के आगे जाके खड़ा हो जाता है देवताओं की लाइन के अंदर। और वहां पे जो मोहिनी है या फिर जो विष्णु भगवान है वो असुरों के आगे नृत्य कर रही होती है ताकि असुर डिस्ट्रैक्ट रहे इस पूरी की पूरी प्रोसेस से। तो जब स्वर भानु की बारी आने वाली होती है अमृत को चखने के लिए तो सूर्यदेव और चंद्रदेव को शक पड़ जाता है और वो विष्णु भगवान को बता देते हैं कि भाई ये शायद हम में से एक नहीं है। तो विष्णु भगवान अपना चक्र फेंकते हैं स्वर भानु की तरफ। इससे पहले कि वो चक्र स्वर भानु की गर्दन को काट सके, अमृत की जो बूंद है वो स्वर भानु की जीभ पे टकरा जाती है। जब उनका चक्र स्वर भानु की गर्दन से टकराता है तो स्वर भानु का सर धरती की एक तरफ और जो धड़ है वो धरती के दूसरी तरफ जाके गिरता है। तो जो सर है उसको हम राहु बोलते हैं और जो धड़ है हम उसको केतु बोलते हैं। तो इस तरीके से राहु और केतु की एग्जिस्टेंस हुई थी या फिर उनका जन्म हुआ था। लेकिन स्वर भानु ने अमृत को चख लिया था तो मतलब वो अमर हो चुका था। अब हम साइंटिफिकली समझेंगे वो स्काई में या फिर स्पेस में या फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वो दो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हम राहु और केतु समझते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब जो आपको अपने सामने स्क्रीन नजर आ रही है उसमें आपको नजर आ रहा होगा सूर्य है मतलब सन है, अर्थ है और मून है। जो अर्थ है वो अपने
सफ़ेद रंग की जो ऑर्बिट है उसमें सूर्य का चक्कर लगा रही है, और जिस ऑर्बिट में वो चक्कर लगाती है सूर्य का उसको हम एलिप्टिकल प्लेन भी बोलते हैं। और जो 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 चंद्र है वो जिस ऑर्बिट में धरती का चक्कर लगाता है वो थोड़ी सी तिरछी है, मतलब उसका जो एंगल है एलिप्टिकल प्लेन से वो 5 डिग्री का है। तो जब ये जो मून है इस एलिप्टिकल प्लेन को काटता हुआ अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ आता है तो राहु का जन्म होता है, और जब वो साउथ पोल की तरफ जाता है तो वो केतु को जन्म देता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जो राहु है वो मून की नॉर्थ नोड है और जो केतु है वो मून की साउथ नोड है। मैं अब आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, राहु और केतु जो है वो अपना एक चक्र मतलब 12 की 12 राशियों के अंदर वो 18 साल में पूरा करते हैं, और वो एक राशि में 1.5 साल के लिए रहते हैं। तो मुझे लगता है आपके दिमाग में अब ये सवाल आ रहा होगा कि अगर ये चंद्र के मूवमेंट से मतलब मून की मूवमेंट से अगर ये दोनों पैदा होते हैं तो इनका सारे के सारी राशियों के अंदर चक्र तो 28 दिन में हो जाना चाहिए जैसे मून का होता है या फिर चंद्र का होता है। तो ये 1.5 साल तक एक राशि में कैसे रहते हैं और 18 साल तक ये अपना सभी राशियों में चक्कर कैसे लगाते हैं, तो उसके लिए मैं आपको अगली स्लाइड में लेके चलता हूं और एक्सप्लेन करता हूं कि ये चीज़ कैसे होती है। अब आपको आपकी स्क्रीन पे एक स्लाइड नज़र आ रही होगी जिसमें जो धरती है वो सेंटर में है और एक फ्लैट रेड लाइन धरती के बीचों बीच जा रही है। अब ये जो रेड लाइन है ये एलिप्टिकल प्लेन है जिस पे धरती सूर्य का चक्कर लगाती है, और यहाँ पे आपको एक वाइट कलर की ऑर्बिट नज़र आ रही होगी जिस पे आपको चांद भी नज़र आ रहा होगा, और इसका जो एंगल है मतलब इसकी एक्सिस का एंगल जिस पे ये वाइट ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगा रहा है और ये जो रेड लाइन है एलिप्टिकल प्लेन धरती का उसके बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है 5 डिग्री का। मतलब जो चांद है जो चंद्र है वो 5 डिग्री टेढ़ी एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर घूमता है धरती के एलिप्टिकल ऑर्बिट से। अब ये जो ऑर्बिट है ये हमेशा 5 डिग्री पे नहीं रहता। इसका मतलब जब राहु केतु एग्जिस्टेंस में आते हैं या फिर जब वो अपना एक चक्कर पूरा करते हैं तो जो चंद्र का जो एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है नॉर्थ की तरफ ऊपर जाते हुए वो 5 डिग्री के एंगल पे ही होना चाहिए, तभी राहु और केतु का अपीयरेंस आएगा या फिर वो एग्जिस्टेंस में आएंगे। उसी तरीके से जो चंद्र है वो नीचे की तरफ 5 डिग्री चला जाता है एलिप्टिकल ऑर्बिट से, और इस प्रोसेस के लिए वो तकरीबन 9 साल लेता है। मतलब नीली वाली रेखा पर चंद्र को आने के लिए सफ़ेद वाली रेखा से उसको 9 साल लगते हैं, और यही 9 साल इसको वापस जाने में भी लगते हैं ताकि वो दोबारा से वाइट अपने ऑर्बिट पे आ सके। इसीलिए कहा जाता है कि राहु केतु अपना सभी राशियों में एक चक्र 18 साल में पूरा करते हैं। ये जो 2 पॉइंट्स हैं बेसिकली मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं जिनको मैंने अभी समझाने की पूरी कोशिश की, और मैं आपको बताना चाहूँगा जब ये दोनों पॉइंट्स एग्जिस्टेंस में आते हैं इनके अगर मैं धरती पे खड़ा हूँ और मैं राहु के मैथमेटिकल पॉइंट की तरफ देख रहा हूँ और उसके पीछे जो राशि होगी उसके अंदर राहु उस टाइम है, और उस राशि और जो केतु को जब मैं देखूंगा और उसके पीछे जो मुझे राशि नज़र आएगी वो मतलब उस राशि के अंदर उस टाइम केतु है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी धरती पे खड़ा हूँ और मैं सामने देखता हूँ मैथमेटिकल पॉइंट राहु की तरफ और उसके पीछे एरीज है तो मतलब केतु ऑटोमेटिकली लीब्रा में होगा, और हम मैथमेटिकली ही कैलकुलेट करते हैं कि वो एक राशि के अंदर 1.5 साल के लिए रहते हैं और 18 साल में वो अपना एक पूरा चक्र पूरा करते हैं। तो व्यूअर्स मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया कि राहु केतु वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अपना एक चक्र 12 की 12 राशियों में 18 साल में कैसे लगाते हैं और वो कैसे 1.5 साल हर राशि के अंदर विराजमान रहते हैं। व्यूअर्स इस दोनों स्लाइड्स को बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ थम्स अप पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा,
और इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ अगर उनका कॉमन इंटरेस्ट है तो। इसी उम्मीद के साथ कि हम अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।